नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के अगर आप पिछले 9-10 साल देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोदी जी ने सबसे पहले पार्टी पर कब्जा जमाया, इनको किनारे करके। और भी कई नेता उन्होंने किनारे किए और पार्टी पर पूरी तरह से अपना कब्जा, अपनी धाक जमा ली। और उसके बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन साहब को आगे किया और देश की जो सारी मीडिया थी, अधिकतर मीडिया अपने हाथ में ले ली। और उसके बाद ये जो साहब हैं, अडानी साहब, इनको आगे करके कॉरपोरेट पावर को भी हाथ में लेने की कोशिश की और बहुत हद तक मोदी कामयाब हो गए। अब बाकी संस्थाएं भी उनके हाथ में आ चुकी थीं। जब सरकार है प्रचंड बहुमत वाली, और एक संस्था बची, न्यायपालिका, और वहाँ पर मोदी जी ने कुछ लोगों को, चीफ जस्टिस को, किसी को गवर्नर बना दिया, जैसे इन साहब को उन्होंने राज्यसभा का सांसद बना दिया, ऑब्लाइज कर दिया। और सवाल यह था कि धीरे धीरे जो अदालतें हैं वो भी उनके हाथ में, कह लीजिए, या उनके माफिक फैसले देने लगे। राफेल का फैसला और भी कई फैसले हैं। आप कह सकते हैं कि सारा सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम मोदी जी के हाथ में चंद बरसों में आ गया, मुट्ठी में आ गया। पूरी इस देश की व्यवस्था मुट्ठी में आ गई। लेकिन इधर एक ऐसा आदमी जिसकी छवि ईमानदार कही जाती है, जिसे बेखौफ कहा जाता है, निडर कहा जाता है, जो किसी के आगे झुकता नहीं, एक ऐसा आदमी इसी व्यवस्था से निकला और मोदी जी के सामने खड़ा हो गया। और जिस दिन से वो मोदी जी के रास्ते के बीच में आया, उसी दिन से मोदी जी का जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है जो 8-9 वर्षों में उन्होंने अपने हाथ में लिया था, वो कहीं ना कहीं हिलने लगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ की ईमानदारी मोदी के लिए मुसीबत बन गई है? अब मोदी जी भले ही चुप हैं, अमित शाह भले ही चुप हैं, सरकार भले ही चुप है, लेकिन मोदी के जो भक्त हैं, मोदी के जो फॉलोअर हैं, बीजेपी की जो ट्रोल सेना है, वो इस आदमी के पीछे क्यों पड़ गई है हाथ धोकर? और क्यों रोज बरोज इस आदमी पर लांछन लगाए जा रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर? आखिर क्या होने जा रहा है इस देश में? आज इसी से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। और ये एक ऐसी, आप कह सकते हैं, एक ऐसा संघर्ष है, एक तरफ जहां सच है और दूसरी तरफ मिथ्या है। क्या होने जा रहा है? मुझे लगता है दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है, और आज उसी से मैं पर्दा हटाऊंगा। अब दोस्तों, मोदी जी का जो रास्ता है, जो 2024 की उनकी मंजिल है, तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने की, उस रास्ते में, उस राह में क्या सबसे बड़ा कांटा ये जो जज साहब हैं, इनकी ईमानदारी, इनकी सच्चाई, या संविधान या कानून का दायरा, क्या सबसे बड़ा कांटा मोदी जी के लिए बनता जा रहा है? अब अगर इनके कुछ फैसले देखें हाल फिलहाल के, पिछले 1.5-2 महीने के, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी इनके फैसलों से सहज नहीं है, बीजेपी सरकार इनके फैसलों से सहज नहीं। मिसाल के तौर पर अब अडानी का मामला देख लीजिए। अडानी पर जब आग लगी, अडानी गेट जो हुआ, ये जो घपला सामने आया और दुनिया भर में चर्चा हुई, और 12 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए स्टॉक मार्केट में, उसी अडानी पर कुछ बोलने को मोदी जी तैयार नहीं थे। मोदी जी जेपीसी बनाने को तैयार नहीं थे, जांच करने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो जज साहब हैं, ये बीच में आ गए। और मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि ये जो जज है, ये एक इंडिपेंडेंट जांच समिति बना देगा। ये जो जज है, ये मोदी जी ने, जो मोदी सरकार की तरफ से लिफाफा गया था कि जांच समिति में उनका पैनल हो, उस लिफाफे को फाड़ दिया, अपना पैनल बना दिया। इतनी हिम्मत जो पिछले कुछ सालों में किसी जज ने नहीं की, ये एक बड़ा कारण था। और ये जो इंडिपेंडेंट जांच हो रही है, इसने कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी की नींद उड़ा दी है। एक और मामला देख लीजिए। सारे आरोप चुनाव आयोग पर विपक्ष लगाता चला रहा था, और चीफ जस्टिस साहब ने चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि भाई, जिस तरह से ये कमिश्नर अपॉइंट हो रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, पैनल बनाइए, और वो ऐसा ही पैनल हो जिसमें नेता विपक्ष भी हों, चीफ जस्टिस भी हों, प्रधानमंत्री हों। पैनल के जरिए चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री की मर्जी से नहीं होगी। अब ये भी फैसला मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी को उसने डिस्टर्ब जरूर किया। अब एक और फैसला देखिए,
महाराष्ट्र सरकार का, वो महाराष्ट्र सरकार जिसको ईडी और सीबीआई की मदद से गिराया गया था, शिवसेना को तोड़ दिया गया था, उसी मामले की सुनवाई अब चीफ जस्टिस कर रहे हैं। और उनके रुख से ऐसा लगता है कि सरकार घबरा रही, क्योंकि मोदी सरकार की पूरी पोल खुल रही है जनता के बीच महाराष्ट्र में, और कहीं ना कहीं सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ हो रही। तो सरकार को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा फैसला ना आ जाए कि बीजेपी के दामन पर दाग लग जाए महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ चुनाव भी होना है और 2024 का फाइनल भी करीब है। एक और मामला देख लीजिए, अब लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन एक और मामला बता देता हूँ। अब ये साहब हैं पवन खेड़ा, ये जहाज़ से कांग्रेस के अधिवेशन अटेंड करने रायपुर जा रहे थे। जहाज़ के अंदर से इनको असम पुलिस ने पकड़ लिया, और इनका जुर्म ये था, ये कोई आतंकवादी जैसा कोई इनका जुर्म नहीं, इनका जुर्म सिर्फ ये था कि इन्होंने मोदी जी का पिताजी के नाम में दामोदर दास की जगह गौतम दास लगा दिया था। अब ये मामला जब चीफ जस्टिस के पास आया तो उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, अगर स्लिप ऑफ टंग है, ज़बान फिसल गई या जानबूझ के क्या जो भी कहा है, असम की पुलिस को इतनी दूर से नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बेल दी जाए, ज़मानत दी जाए पवन खेड़ा को। और सरकार के लिए ये एक ऐसा था जैसे कहीं बिजली गिर गई हो सरकार के इरादों पर। वो सबक सिखाना चाहते थे पवन खेड़ा को, कांग्रेस को मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन जज साहब ने हिम्मत करके बेल दे दी। अब दोस्तों ये सारे ही फैसले जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिए हाल फिलहाल में, ये सब के सब कानून के दायरे के भीतर ही थे। सिर्फ इतना था कि जस्टिस ने एक हिम्मत दिखाई कि भाई सरकार के मुखालिफ भी फैसले सुनाए जा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार को एक भी फैसला रास नहीं आया, सरकार खुश नहीं थी। लेकिन अब करे तो क्या करे, चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता, हटाया जा नहीं सकता, कार्यकाल फिक्स्ड है नवंबर 2024 तक। तो फिर हुआ क्या कि मोदी जी भले ही कुछ नहीं बोलते या अमित शाह कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके जो भक्त हैं, जो ट्रोल आर्मी है, उन्होंने फिर जस्टिस चंद्रचूड़ को टारगेट करना शुरू किया। और टारगेट भी ऐसा वैसा नहीं, उनके बेटे पर लांछन, किसी ने उनकी शादी का जिक्र कर दिया, पहली शादी, दूसरी शादी, किसी ने उनके तमाम विचारधारा पर सवाल उठा दिए। और ज़्यादातर लोग वो थे जो बीजेपी का पक्ष लेते हैं, ज़्यादातर लोग वो थे जो जिनको बीजेपी के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर इस देश के वो फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर ये साहब देखिए, इनका नाम है अभिजीत मित्रा। अब मित्रा साहब जो हैं ये सुबह शाम बीजेपी की तरफदारी करते हैं, कांग्रेस पर हमला करते हैं। आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जो विचारधारा है उसके बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है, जिक्र किया है कि साहब ये जो जुबैर जैसे लोग हैं उनकी तरफदारी करते हैं चीफ जस्टिस। और इन्होंने कहा है कि इस तरह का चीफ जस्टिस, विद अ चीफ जस्टिस लाइक दिस हु नीड्स द आईएसआई। पाकिस्तान के आईएसआई को क्या ज़रूरत है जब देश में इस तरह के चीफ जस्टिस हैं। ये बोल रहे हैं आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई बता रहे हैं। एक और साहब देखिए, सिन्हा साहब हैं। अब सिन्हा साहब को भी भाजपा सरकार में कई मंत्री फॉलो करते हैं और बीच बीच में ये बीजेपी की तरफ से एजेंडा सेट करते रहते हैं। ब्लू टिक मिला हुआ है इनको। इन्होंने माय लॉर्ड को, जब इनकी बारी आई चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस को माय लॉर्ड कहने की जगह मियाँ लॉर्ड कह दिया, मियाँ लॉर्ड। जी हाँ, ये आरोप लगाया। संदेश बहुत साफ है। एक और साहब देखिए, जिक्स5 ये जो ट्विटर हैंडल है, ये भी बीजेपी की ट्रोल सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इन्होंने लिखा कि साहब होली मिलन कराया गया जब बार काउंसिल ने, तो चीफ गेस्ट जो है इनको बुलाया गया था, चंद्रचूड़ साहब को, लेकिन क्योंकि मामला ईद का नहीं होली का था, तो होली में पहुँचे नहीं, स्किप कर गए नहीं होली मिलन। अब इस तरह से दिखाया गया जैसे कि जस्टिस चंद्रचूड़ हिंदू विरोधी कोई जज हो। ऐसा है नहीं दोस्तों। ये वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ के संस्कार क्या है। अब मोदी भक्त हैं, उनका ये भी कहना है कि साहब ये जो चंद्रचूड़ साहब हैं ये लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं, ये जेएनयू टाइप के हैं। हालांकि वो जेएनयू के पढ़े नहीं हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हैं, उसके बाद हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। और जहाँ तक विचारधारा की बात है तो
उनका ये मानना है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कैमरे के सामने कहा है कि विचारधारा मेरी हो सकती कोई भी हो, लेकिन जब मैं काला कोट पहनता हूँ, गाउन पहनता हूँ, और जब मैं एक जज के हुलिये में अदालत में आके बैठता हूँ, या कोई भी जज जब वो काला कोट पहनता है, तो विचारधारा जो है वो मिट जाती है। फिर वाकई पंच जो है वो परमेश्वरी होता है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। That irrespective of what we profess or believe, we are all involved in one common mission, which is the mission to do justice to common citizens. अब उधर जो बीजेपी की जो सेना है, ट्रोल सेना जो है, जो मोदी भक्त हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लांछन लगा के, आरोप लगाकर जस्टिस चंद्रचूड़ पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए, उनको अपनी ताकत दिखाई जाए। लेकिन जस्टिस तो जस्टिस ठहरे चंद्रचूड़ साहब, वो उल्टा ही कह रहे हैं। वो उनको ना ही इन धमकियों की कहीं चिंता है, ना कोई फिक्र है। वो कह रहे हैं कि भाई बाकी जो जज हैं, फैसला सुनाते समय बिल्कुल ना डरे, निर्भीक होकर फैसला दीजिए, चाहे किसी को बेल ही क्यों ना देनी हो। अगर बेल मेरिट पर है तो दीजिए, दबाव की चिंता ना करिए। कैमरे पर बोल रहे हैं खुलकर चंद्रचूड़। This sense of fear nobody talks about, but which we must confront. अब दोस्तों, मोदी जी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जस्टिस चंद्रचूड़ 3-4 महीने में रिटायर होने वाले नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि इनका कार्यकाल बहुत लंबा है, यानी पिछले 15-20 साल में सबसे लंबा कार्यकाल वाले ये चीफ जस्टिस हैं। ये रिटायर होंगे 10 नवंबर 2024 को, यानी मोदी जी का जो फाइनल है, लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, वो पहले हो जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि जो मोदी जी का जो चुनाव होगा, या इस देश का जो लोकसभा का चुनाव होगा, जहां सपना देख रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री का तीसरी बार बनने का, उस चुनाव के भी जो सबसे बड़े अंपायर होंगे वो यही होंगे। और यही सरकार का थोड़ा सा, आप कह सकते हैं डर कह सकते हैं, या मोदी जी की घबराहट कह सकते हैं कि कहीं कोई और मामला अडानी जैसा ना आ जाए, कहीं कोई और राज ना खुल जाए, कहीं कोई पेगासस जैसी चीज़, राफेल जैसी कोई डील सामने ना आ जाए। तब क्या होगा? चुनाव के बरस में फिर क्या होगा जब ये जस्टिस चंद्रचूड़ सामने खड़े होंगे, जब इनकी अदालत में मामला जाएगा। ये एक डर है, और इसकी काट गुजरात लॉबी के पास नहीं है, मोदी जी के पास नहीं है, अमित शाह के पास नहीं, चाणक्य के पास नहीं। एक और बड़ी चीज़ ये है कि अडानी पर फैसला आना है। इधर G20 का समिट हो रहा है, तमाम राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं, चीन के भी राष्ट्रपति होंगे, अमेरिका के भी राष्ट्रपति होंगे, हर विकसित देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश में होगा। और तब कहीं इस तरह का फैसला आ जाए अडानी पर, या फिर जो नया कोल स्कैम जिसको संजय सिंह ने खोला, मैंने कल जिस पे खबर करी थी, ये भी बड़ा बहुत ही, आप कह सकते हैं, सरकार के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि यहाँ मोदी सरकार सीधे सीधे फाइलों में फंस सकती है और मामला पार्लियामेंट में उठ सकता है। ये भी एक संकट है। संकट महाराष्ट्र का भी है कि कहीं महाराष्ट्र में कुछ ऐसा फैसला ना आ जाए कि सरकार ही गिर जाए और बीजेपी की किरकिरी हो जाए चुनाव 2024 से पहले। ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं जहां जस्टिस चंद्रचूड़ मोदी के रास्ते में एकदम सामने खड़े हुए हैं। अब दोस्तों, इस देश का इतिहास जो है 75-76 साल का, वो साक्षी है इस बात का कि जब जब इस देश में कोई ईमानदार आदमी, कोई आदमी जो उसूलों वाला है, प्रिंसिपल्स वाला है, वो जब सामने आके खड़ा हो जाता है, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं, व्यवस्था की जो कुरीतियाँ हैं, व्यवस्था की जो खामियाँ हैं, वो पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं फिर झुकने लगती। और मोदी जी को डर ये है कि कहीं उनका ये जो व्यवस्था है, जिनको उन्होंने मुट्ठी में लिया, वो मुट्ठी खुल ना जाए 2024 से पहले। ये एक डर है। बहरहाल अपडेट करते रहेंगे और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लड़ाई सिर्फ संसद में नहीं, लड़ाई किसी और क्षेत्र में भी दिलचस्प हो गई है। तो ये मेरा आज वीडियो था और मैं इस पर अपडेट करता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट ज़रूर करिए जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में। आप क्या सोचते हैं? कम से कम कोई तो है जो हिम्मत कर रहा है थोड़ी बहुत इस व्यवस्था में, वरना सबका सब, पूरी की पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं समर्पण कर चुकी है। तो बहरहाल अपने कमेंट्स भेजिए, और जो आपके मन में कोई स्टोरी आइडियाज़ वो भी ज़रूर लिख के भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी चीज़ें हमेशा छुपाती चली आई है। छुपाने का ही काम है, इस तरह के सच को छुपाने का काम है, पर्दा डालने का काम। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।